चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 18। आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट में, रीटेट में, टीचर्स, स्कूल टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके हर जगह पूछा जाएगा। सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, पेडागोजी में पूछा जाएगा, सीडीपी में पूछा जाएगा, इवन इनमें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में पूछा जाएगा। और वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आकलन, असेसमेंट। हम आज बात करेंगे आकलन की, मूल्यांकन की। चूँकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए इस पे बहुत बहुत वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना संभव है शॉर्ट में और जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं एक साथ आपको बताऊं। तो आज कुछ कोशिश करेंगे इसी की। तो आकलन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आए हैं उनकी बात करने से पहले कुछ ऐसे डाउट्स रहे हैं आपको, जिनके बारे में बात करनी बहुत ही ज़रूरी है और निहायत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत उन्हीं से करता हूँ। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो ध्यान से हर बात को सुनेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मीनवाइल इन दिनों में हमने आपसे कम्युनिटी पे कुछ सवाल पूछे थे, और वो सवाल ऐसे थे कि जिन्होंने आपको झकझोर दिया होगा। तो आज हम पहले उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक वो सिंपल बात थी। एक सवाल पूछा था हमने कि साहब, एडवर्ड डी बानो ने चिंतन के किस हेट में, हिंदी में इसको टॉप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हेट बोलते हैं, थिंकिंग हेट दे दिए डी बानो ने, चिंतन के किस प्रकार के हेट में या टॉप में या कैप में ये बताया था कि इसका संबंध अंतर्दृष्टि से समस्या समाधान करने से होता है। तो उसका सही जवाब था रेड। क्या जवाब था? रेड। दरअसल नाम याद रखेंगे, एडवर्ड डी बानो। क्या नाम है इनका? एडवर्ड डी बानो। इनकी दो बातें बहुत खास हैं जो परीक्षा में आती हैं। एक तो इन्होंने सृजनात्मकता को लिटरल थिंकिंग बोला था। क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि सृजनात्मक चिंतन लिटरल थिंकिंग है। कैसे थिंकिंग है? लिटरल थिंकिंग है, यानी पार्श्विक चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन को कौन सा चिंतन बताया इन्होंने? पार्श्विक चिंतन बताया, लिटरल थिंकिंग बताया। क्या नाम है इनका? एडवर्ड डी बानो। और दूसरी एडवर्ड डी बानो की बात है, इन्होंने चिंतन के 6 टॉप बताए हैं। 6 थिंकिंग टॉप के नाम से प्रसिद्ध है। 6 थिंकिंग टॉप या चिंतन हेड के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें सारे कलर हैं। इस प्रश्न का आंसर था रेड, अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या समाधान। तो एक रेड बताया, ठीक है, एक ब्लैक बताया, एक वाइट बताया, एक ब्लू बताया, एक ग्रीन बताया, एक येलो बताया। तो इस तरह से ये 6 चिंतन के हेड्स बताए इन्होंने। हर एक के बारे में हमारी बुक में कंप्लीट जानकारी है। इनमें से कोई बात पूछी जाए तो आप कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरे सवाल पे जो बहुत महत्वपूर्ण था। और हम आपको बता दें, हमने एक साथ 2-3 बातें इसमें डाली थी और आपसे पूछा था। सबसे लास्ट में जो हमने सवाल आपसे पूछा था वो ये था कि एक बावर्ची खाना बनाते समय उसको चखता है या चखती है, तो यह किस प्रकार का आकलन है? और 4 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन था असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीक्वेंस चेंज हो सकती है उसमें, पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, पर आप समझ लें, कॉन्सेप्ट को समझें ध्यान से। एक था असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक ऑप्शन था असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और एक ऑप्शन था असेसमेंट इन लर्निंग, इन लर्निंग। तो 4 ऑप्शन हो गए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। सवाल था बावर्ची का खाना बनाते समय खाने को चखना क्या है? तो अगर एग्जैक्ट ऐसे ऑप्शन आपको परीक्षा में मिलते हैं तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, असेसमेंट एज लर्निंग। ध्यान देंगे, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट एज लर्निंग दरअसल स्टूडेंट द्वारा खुद के काम की मॉनिटरिंग करना, खुद के काम का असेसमेंट करना होता है, यानी खुद ही खुद का आकलन करे, उसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये सेल्फ असेसमेंट का एक पार्ट है, इसकी बात करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अभी आप समझ लें, खुद ही जांच कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एज लर्निंग हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर परीक्षा में ऑप्शंस में एज लर्निंग नहीं होता, जैसा कि परीक्षा में बहुत बार हुआ है, और वहाँ केवल दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग, तो हम सब जानते हैं ऑफ लर्निंग होगा बाद में और फॉर लर्निंग होगा दरमियान, दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जब काम चल रहा है उसके बीच में होगा तो फॉर लर्निंग होगा, और काम पूरा होने के बाद होगा तो क्या होगा, ऑफ लर्निंग होगा। मान लो एज लर्निंग ऑप्शन में था ही नहीं और केवल दो ऑप्शन थे, बावर्ची का खाना बनाते समय चखना, कुक का खाना बनाते समय चखना, फॉर लर्निंग होगा कि ऑफ लर्निंग होगा। तो इस सूरत में हम फॉर लर्निंग करेंगे। क्या करेंगे, फॉर लर्निंग करेंगे, क्योंकि बीच में हो रहा है, दौरान हो रहा है, बाद में थोड़ी हो रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब इससे पहले वाला प्रश्न हमने आपसे जो पूछा था, याद करें आप, इसमें एक साथ दो चीज़ें हमने आपको पूछी थी। एक तो ये था कि साहब बावर्ची का खाना बनाते समय उसको चखना, कुक का खाना बनाते समय उसका चखना, और क्रिस्टीना का भ्रमण के बाद छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करना क्या है। बहुत से बच्चों ने तो ये कहा था कि सर ऑप्शन ही सही नहीं है। दरअसल ये ऑप्शंस मैंने जानबूझ के इसलिए दिए थे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो एक साथ दोनों चीज़ें थी, दोनों पर डिस्कस करता हूँ मैं, ध्यान से देखिए आप। पहली कुक वाली बात हमने कर ली, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कुक वाले में, कि अगर परीक्षा में कुक का खाना बनाते समय चखना क्या है, एज लर्निंग ऑप्शन आ गया तो हम इसको राइट करेंगे एज लर्निंग, क्योंकि खुद का आकलन खुद करना क्या होता है, एज लर्निंग होता है। ओके। लेकिन अगर एज लर्निंग नहीं है परीक्षाओं में, ऑप्शंस में, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फॉर लर्निंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी खाना बन रहा है, पूरा नहीं हुआ, उसमें वो सुधार भी कर रहा है, तो ड्यूरिंग प्रोसेस है तो फॉर लर्निंग हो गया। ध्यान रखेंगे दोनों एक साथ हुए तो क्या करेंगे, एज लर्निंग करेंगे। लेकिन एज लर्निंग गायब है तो क्या करेंगे, फॉर लर्निंग करेंगे। कुक का खाना बनाते समय चखना ऑफ लर्निंग नहीं हो सकता। ओके। अब बात करते हैं क्रिस्टीना वाली। क्रिस्टीना भ्रमण के बाद चर्चा करती है, एक बहुत बड़ी बात सुन ले ध्यान से, भ्रमण के बाद चर्चा करती है, यह क्या था। और इसमें अगर दो ऑप्शन है, एक तो फॉर लर्निंग, एक ऑफ लर्निंग, तो हम किसके साथ जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर कॉन्सेप्ट के रूप में आप देखें तो बाद में हो रहा है तो ऑफ लर्निंग होना चाहिए। लेकिन ध्यान देंगे, पहले बहुत से लोग इसको मानते भी थे, बहुत से शिक्षाविद भी ऑफ लर्निंग मानते थे, उनके कुछ अपने लॉजिक हैं। पर हमको करना है, क्रिस्टीना भ्रमण के बाद भ्रमण संबंधी चर्चा अपने बच्चों से करती है, तो हम इसको ऑफ लर्निंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फॉर लर्निंग करेंगे। आप बोलेंगे साहब फॉर लर्निंग कैसे, भ्रमण तो पूरा हो गया। तो ध्यान दें, जो लोग पेडागोजी में मेथड्स वगैरह पढ़ते हैं, आपने एक भ्रमण विधि या पर्यटन विधि कभी पढ़ी हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकर्सन मेथड। एक्सकर्सन मेथड अगर आपने कहीं नाम सुना हो, पढ़ा हो, बहुत बार परीक्षा में आता है, तो आपने देखा होगा कि भ्रमण में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, और वो होता है अनुवर्ती कार्यक्रम। क्या होता है, अनुवर्ती कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, फॉलो अप प्रोग्राम। फॉलो अप प्रोग्राम भ्रमण के बाद आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि भ्रमण के दौरान जो जो चीज़ें हुई उन पे वापस हम चर्चा करेंगे बच्चों से। जो जो स्थान हम देख के आए हैं, उनके पिक्चर जो हैं, उनकी सूचनाएं हैं, उनके बारे में जो भी लिखित में चीज़ें हैं, डायरी लिखी है, उन सब पे हम वापस चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे, क्योंकि भ्रमण पे हम क्यों गए। एक्सकर्सन विधि क्या कहती है, पर्यटन विधि, भ्रमण विधि क्या कहती है, कि पाठ्यक्रम में कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम उस टॉपिक को पूरा करने के लिए भ्रमण पे जा रहे हैं, उस जगह को हम वास्तव में देख के आ रहे हैं। तो केवल देख के आने से टॉपिक पूरा थोड़ी हुआ, वापस आने के बाद उस पर चर्चा भी तो करेंगे। चर्चा करेंगे, फॉलो अप करेंगे, अनुवर्ती कार्यक्रम करेंगे, संस्मरण से साथियों से आपस में बांटने को कहेंगे, जो जो पिक्चर इनलार्ज की है उनको सबको दिखाएंगे, सूचनाओं को बांटेंगे। तो ये भी क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। इसका मतलब अभी लेसन पूरा नहीं हुआ, वो तो चल रहा है, चल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फॉर लर्निंग। तो क्रिस्टना वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर लर्निंग। अब वो सवाल देखिए जिसमें हमने पूछा था कि कुक खाना बनाते समय उसको चखता है, और क्रिस्टिना भ्रमण के बाद बच्चों से उस पर चर्चा करती है। ये फिर इसका आंसर पूछा था, और चार ऑप्शन थे ना, उसमें एक में हमने दिया था दोनों ऑफ लर्निंग है, यानी दोनों सीखने का आकलन है। एक में हमने दिया था दोनों सीखने के लिए आकलन है, फॉर लर्निंग है। एक में हमने दिया था कि एक पश्च एक पूर्व है ना, प्री और पोस्ट है, ऐसा ही एक और था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों ही सीखने के लिए आकलन है, दोनों ही फॉर लर्निंग है। तो वो क्वेश्चन जो हमने दिया था, ध्यान रखना, जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हमने पूछी थी, वहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन फॉर लर्निंग। दोनों ही असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है। और एक सवाल जिसमें केवल बावर्ची वाला पूछा था, खाना बनाते समय बावर्ची का चखना, वो भी फॉर लर्निंग हो सकता है, पर कब, जब परीक्षा में एज लर्निंग ऑप्शन नहीं हो।
उसमें एज लर्निंग ऑप्शन था, इसलिए उसका जवाब क्या हो जाएगा, एज लर्निंग। ये बात क्लियर हुई आपको? मैं और क्लियर करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, पहले तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, मूल्यांकन के, आकलन के, असेसमेंट के बहुत से प्रकार हैं। बहुत से लोग, किसी ने 7 बताए, किसी ने 6 बताए, किसी ने मेनली 2 बताए, लेकिन मुख्यतः हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ध्यान से समझना इस बात को। फॉर लर्निंग होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में, इसके दरमियान, इसके दौरान, ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग हो गया, बीच में हो गया, तो क्या हो गया, फॉर लर्निंग। और ये होता है बाद में, आफ्टर। ये क्या हो गया, आफ्टर, बाद में। तो बाद में पूरा होने के बाद जो होता है वो ऑफ लर्निंग हो गया। लेकिन यहां भी एक चक्कर है, मैं बताऊंगा, एक प्रश्न आया हुआ है इसमें, उसके बाद बात करूंगा। तो ड्यूरिंग वाला फॉर और आफ्टर वाला ऑफ, एक बात। दूसरी बात, फॉर लर्निंग चूंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उसके बीच में किया जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो चल रहा है उसमें बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहीं, इसके लिए उनके लर्निंग गैप्स क्या क्या हैं। एक टर्म आती है लर्निंग गैप्स, अधिगम की रिक्तियां क्या हैं। लर्निंग गैप्स और अधिगम रिक्तियां क्या होती हैं कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी पर्टिकुलर बात उनको समझ में नहीं आ रही। तो लर्निंग गैप्स को ढूंढने के लिए और उनको ठीक करने के लिए और बच्चों को फीडबैक देने के लिए, प्रतिपुष्टि देने के लिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, इवन शिक्षक को अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को बदलने के लिए फॉर लर्निंग किया जाता है। इसलिए फॉर लर्निंग को प्रोसेस ओरिएंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं कि फॉर लर्निंग क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। प्रोसेस, प्रक्रिया प्रधान है, प्रक्रिया आधारित आकलन है। तो फॉर लर्निंग क्या हो गया, प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट। ऑफ लर्निंग क्या होता है? ऑफ लर्निंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि ऑफ लर्निंग तो पूरा होने के बाद उसका जजमेंट देता है, निर्णय। आप याद आपको निर्णय देना, निर्णय देता है, इसलिए ये जजमेंटल है, ये जज करता है, ये निर्णय देता है। और ध्यान देंगे, चूंकि ये जजमेंटल है इसलिए ये है प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ओके, एक और बात, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में एक और मेजर फर्क है, और वो फर्क ये है कि फॉर लर्निंग चूंकि उनके लर्निंग गैप्स को जान रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, इसलिए फॉर लर्निंग क्या है, नैदानिक है। नैदानिक, आपने सुना होगा डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक है। क्या है, डायग्नोस्टिक। फॉर लर्निंग कौन सा हो गया, फॉर लर्निंग हो गया डायग्नोस्टिक, नैदानिक, और साथ में ध्यान देंगे रेमेडियल भी है, यानी ये निदान भी है और उपचार भी है। बच्चों की कमियां भी जानता है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये भी जानता है, और साथ में उनको दूर भी करता है। तो याद रखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, डायग्नोस्टिक है और रेमेडियल है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, जजमेंटल है। ये तो निर्णयात्मक है, ये ध्यान देंगे, ये तो निर्णय देता है। ओके, एक और बात, फॉर लर्निंग में हम जो भी काम करते हैं वो चूंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए फॉर लर्निंग में बच्चा जो भी अचीव करता है वो, उसके अचीवमेंट, उसकी परफॉर्मेंस कभी भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं की जाती। फॉर लर्निंग की ग्रेडिंग्स, या उसने फॉर लर्निंग में टीचर ने उसको कुछ मार्क्स दिए, तो वो भी कभी भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते, मार्कशीट में नहीं लिखे जाते। क्रिस्टीना भ्रमण के बाद चर्चा कर रही है, क्या ये चर्चा उसकी, कई बच्चों को बोला शाबाश, वेरी गुड, तुमने सही जाना, तुमने सही सीखा, क्या वो मार्कशीट में अंकित किए जाएंगे? नहीं करेंगे। इसलिए फॉर लर्निंग वाले ग्रेड्स रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते, जबकि ऑफ लर्निंग वाले ग्रेड्स को रिपोर्ट कार्ड में शामिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनके बहुत से टूल्स होते हैं। क्लासरूम में हम जो भी बच्चों के साथ करते हैं, क्विज करते हैं, ठीक है, उनका अवलोकन करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, असाइनमेंट वर्क देते हैं, ये तमाम चीज़ें, ओरल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, चाहे बड़े प्रश्न पूछो, छोटे प्रश्न पूछो, ये तमाम चीज़ें जिनका रिपोर्ट कार्ड में कोई उल्लेख नहीं होता, इन सब को हम फॉर लर्निंग में शामिल करते हैं। और वो याद करें, वो परीक्षाएं, जो टर्म एग्ज़ाम, ठीक है ना, वो टेस्ट जिनको हम बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ लर्निंग हो जाएंगे। और इन्हीं के दूसरे नाम हैं, फॉर लर्निंग को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ऑफ लर्निंग को क्या बोलेंगे, सम्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट बाकायदा हमने बुक में भी दे रखा है, और हमने आपको बता भी रखा है, बहुत जगह पहले की वीडियोज़ में बताया है
तो ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश के वर्ड्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, हिंदी में बहुत से नाम हो सकते हैं, कभी आपने सुना हो तो संरचनात्मक आकलन, कभी इसके लिए निर्माणात्मक आकलन, ठीक है, कभी विकासात्मक आकलन, कोई भी नाम आ सकता है। इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट याद रखना। और समेटिव असेसमेंट के बहुत से नाम हो सकते हैं, योगात्मक आकलन, सकलात्मक आकलन, संकनात्मक आकलन, समग्रात्मक आकलन, ठीक है। फॉर और ऑफ के बारे में ये एक कॉमन बात जो महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बताई। अब एक और महत्वपूर्ण बात है वो और सुने आप, और वो दरअसल क्या है, वो ये है कि फॉर लर्निंग चूंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉर लर्निंग कौन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हम बताएंगे फॉर लर्निंग टीचर भी करता है और इसमें स्टूडेंट भी शामिल होता है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं। याद रखना, ऑफ लर्निंग में केवल और केवल टीचर शामिल होता है। ऑफ लर्निंग में ओनली टीचर रिस्पॉन्सिबल है, केवल टीचर करता है। और फॉर लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट कौन होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर लर्निंग का ही एक पार्ट है सेल्फ असेसमेंट। जब टीचर करे ओके फॉर लर्निंग, पर जब स्टूडेंट खुद करे तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे सेल्फ असेसमेंट। क्या बोल देंगे, सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट दो तरीके से होता है। एक तो एक बच्चा खुद के बारे में खुद ही आकलन करे, वो हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। वो क्या हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग। और सेल्फ असेसमेंट का दूसरा तरीका है जब एक बच्चा दूसरे का आकलन करे, दूसरा उसका करे या दूसरा तीसरे का करे, ग्रुप में करे, उसको बोलेंगे पीयर असेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे, पीयर असेसमेंट। ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फिर वही बात आपको बता दूं, परीक्षा में ऑप्शंस के हिसाब से आंसर्स करने। मान लो मैं यहां पे आपको एक प्रश्न देता हूं, सुने, एक सवाल देता हूं, और वो सवाल ये है कि एक कक्षा में छात्रों द्वारा एक दूसरे का आकलन किया जाता है। एक कक्षा में छात्रों द्वारा एक दूसरे का आकलन किया जाता है, यह किस प्रकार का आकलन है। और चार ऑप्शंस आपको मिल जाएं। पहला फॉर लर्निंग, दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, और चौथा पीयर असेसमेंट। चौथा क्या है, पीयर असेसमेंट। ऐसा एक सवाल मैंने दिया भी है बाद में, ठीक है ना, समकक्षी आकलन कहते हैं इसको, पीयर असेसमेंट। ओके, तो अगर ऐसा सवाल है तो आप क्या करेंगे इन चार ऑप्शंस में, यानी एक छात्र दूसरे का आकलन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पीयर असेसमेंट। क्या हो जाएगा, पीयर असेसमेंट। पर मान लो परीक्षा में पीयर असेसमेंट है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर क्या कर देंगे, फिर कर देंगे लर्न असेसमेंट एज लर्निंग। फिर क्या कर देंगे, असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि खुद का ही खुद ही कर रहे हैं ना बच्चे, तो एज लर्निंग हो गया। मान लो एज लर्निंग भी नहीं है, पीयर असेसमेंट भी नहीं है, और इनकी जगह पे लिखा है सेल्फ असेसमेंट। क्या लिखा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट, तो वो राइट हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। मान लो ऑप्शंस में एज लर्निंग भी नहीं है, असेसमेंट एज लर्निंग भी नहीं है, सेल्फ असेसमेंट भी नहीं है, पीयर असेसमेंट भी नहीं है, कुछ और ही है, लेकिन ये दो ऑप्शन है, फॉर लर्निंग भी है और ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्निंग भी है। तो बोले क्या करेंगे, तो फिर इसका जवाब हो जाएगा फॉर लर्निंग, क्योंकि बीच में हो रहा है इसलिए फॉर लर्निंग आंसर होगा, ऑफ लर्निंग नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, असेसमेंट एज लर्निंग या पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट, ये भी क्या होते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मेटिव हैं, सबमेटिव नहीं है, इसलिए इनको फॉर लर्निंग में शामिल किया जाता है। इसलिए जहां पे एज लर्निंग नहीं हो वहां पे फॉर लर्निंग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पीयर लर्निंग एज लर्निंग दोनों सेल्फ असेसमेंट के भाग हैं, ये आप ध्यान रखना। एक टर्म आपने कभी सुनी होगी, कभी सुनिए, मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन पियाजे में, मेटाकोग्निशन दरअसल क्या है, मेटाकोग्निशन है कि अपनी समझ के बारे में समझना, ठीक है ना, कि हम किस तरह से समझ रहे हैं उसको समझना। तो दरअसल मेटाकोग्निशन वाली बात ही यहाँ पे लागू होती है कि बच्चे को इस बात की समझ आ जाए कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, किस तरह से पढ़ रहा हूँ, तो वो अपनी खुद की मॉनिटरिंग खुद ही करेगा और खुद को खुद ही असेस करेगा, ठीक है ना। तो इसको मेटाकोग्निशन से जोड़ते हैं, और ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग है। ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग है। ये असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट है, ये पीयर असेसमेंट है, और ये सारे के सारे फॉर लर्निंग में शामिल होंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग में शामिल होंगे, न कि ऑफ लर्निंग में। ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आई। ओके, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आया, मान लो आपसे कोई पूछ ले कि साहब असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, और एक ऑप्शन आए प्री टेस्ट, दूसरा ऑप्शन आए पोस्ट टेस्ट हिंदी में, एक ऑप्शन आए पूर्व परीक्षण, दूसरा आए पश्च परीक्षण,
और तीसरा ऑप्शन आ जाए दोनों, बोथ, तो बोलिए क्या करेंगे? सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? प्री टेस्ट है या पोस्ट टेस्ट है या बोथ है? तो बोलिए क्या करेंगे? जवाब है बोथ। बोथ क्यों है? क्योंकि ये तो दरमियान होता है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए बोथ आंसर आएगा, यानी पहले भी होता है बाद में भी होता है, ठीक है ना। और अगर इसकी जगह ऑफ लर्निंग होता, इस सवाल में होता असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, कौन सा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या समेटिव असेसमेंट है, प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट या बोथ, तो आपका आंसर आ जाएगा पोस्ट टेस्ट, यानी टेस्ट के बाद। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब एक और बात मैं यहाँ पे कर लूँ आपसे, एक और बहुत ही विवादित बात है, और उसमें मेरे पहले वीडियोस में जिन लोगों ने देखा है वो भी स्पेशली इस बात को समझें, ध्यान दें। वहाँ पे एक सवाल हमने गलत भी आपको बताया, उसका भी करेक्शन आज करवा रहा हूँ मैं। तो क्या है वो? दरअसल एक ऐसा सवाल है जो पुनर्बलन और दंड के बारे में है। काफ़ी आपके कमेंट्स थे तो मैंने देखे, उनका जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना इस बात को। और सवाल, जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करूँ, एक प्रश्न पूछूं, सवाल ये है, ध्यान दें, कि तेज धूप से बचने के लिए, तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना किसका उदाहरण है? और चार ऑप्शंस इसमें अगर आप दें, दो पुनर्बलन के दे दें, सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन, और दो दंड के दे दें, सकारात्मक दंड या फिर नकारात्मक दंड। तो ध्यान देंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत क्लियर भी है, ध्यान देंगे इस पे। तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, आप याद करें, जिन लोगों ने हमारे जो वीडियोस ध्यान से देखते हैं वही ऐसे, वो बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं और हमें बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है हमें। तो उन्होंने मेरा ध्यान दिलवाया था, मेरे को नाम भी याद है एक दो बच्चों के, दिव्या एक लड़की थी, उसने दिया था, एक दो तीन लोग थे, है ना, कि सर आपने बताया था कि जो चीज़ जुड़ती है वो सकारात्मक है और जो हट कम होती है वो नकारात्मक है। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। संतोषप्रद जुड़ता है तो सकारात्मक पुनर्बलन है, और अगर कष्टप्रद जुड़ता है तो सकारात्मक दंड है। संतोषप्रद हटता है तो नकारात्मक दंड है, और कष्टप्रद हटता है तो नकारात्मक पुनर्बलन है। यह फंडा क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या था, गलती कहाँ होती है, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में एक हल्का सा पर्दा है, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। वो क्या है, वो आज समझना है आपको। यानी नकारात्मक पुनर्बलन और दंड में क्या फर्क है वो समझना है, ध्यान देंगे। नकारात्मक पुनर्बलन की परिभाषा ये बोलती है, पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों ही अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाते हैं ना, बिल्कुल बढ़ाते हैं। अनुक्रिया कौन सी? वांछित अनुक्रिया, यानी डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाते हैं पुनर्बलन। और पनिशमेंट डिजायरेबल बिहेवियर को क्या करते हैं, अनवांटेड बिहेवियर को क्या करते हैं, रोकते हैं, कम करते हैं। ये बात थी ना, ओके। इसमें देखिए आप, इसमें दो चीजें हैं, एक तो हट रहा है, एक जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो काला चश्मा तो जुड़ रहा है ना, लेकिन तेज धूप हट भी तो रही है, तेज धूप हट रही है। अब सवाल ये उठता है कि साहब हम हटने वाले को के आधार पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जुड़ने वाले के आधार पे। तो ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि कष्टप्रद उद्दीपक का हटना नकारात्मक पुनर्बलन है, और कष्टप्रद उद्दीपक का जुड़ना सकारात्मक दंड है। इसी तरह संतोषप्रद उद्दीपक का जुड़ना सकारात्मक पुनर्बलन, और संतोषप्रद प्लेजेंट स्टिमुलस, संतोषप्रद उद्दीपक का हट जाना नकारात्मक दंड है। याद है आपको? ओके। अब इसमें देखिए दो चीजें, एक तो है उद्दीपक, एक है व्यवहार। सवाल उठता है यहां पे स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक क्या है, काला चश्मा है कि धूप है? जवाब होगा धूप है। उद्दीपक क्या है? धूप है। काला चश्मा पहनना तो बिहेवियर है, व्यवहार है। हम काला चश्मा पहनना सिखा रहे हैं बच्चे को, और यह व्यवहार बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब हम धूप से, ध्यान दें प्रश्न पे, धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, तो धूप से उसको बचाएंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहला काम होता है, बच्चे के सामने हम कोई उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं। तो यहां बच्चे के सामने तेज धूप उद्दीपक है ना, वो प्रस्तुत किया। अब तेज धूप, बोलिए कैसा उद्दीपक है, प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट? जवाब है अनप्लीजेंट है। कष्टप्रद है कि संतोषप्रद? जवाब है कष्टप्रद है। अब हम क्या कर रहे हैं, कष्टप्रद उद्दीपक को हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? जब पर्टिकुलर वो कोई व्यवहार करता है, और पर्टिकुलर व्यवहार है काला चश्मा पहनना, तो जैसे ही वो काला चश्मा पहनता है धूप हट जाती है। तो धूप का हटना
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। और काला चश्मा पहनना क्या है? काला चश्मा पहनना वो डिजायरेबल बिहेवियर है जो बढ़ता है। काला चश्मा पहनना वो अनुक्रिया है जिसकी संभावना बढ़ती है। ओके, तो काला चश्मा पहनना धूप धूप से बचने के लिए, इसमें अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है, न कि सकारात्मक। क्यों है? क्योंकि उद्दीपक तेज धूप है और उद्दीपक जा रहा है, हट रहा है, ठीक है ना, हट रहा है। हट रहा है इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। और खराब हट रहा है, अनप्लेजेंट हट रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको 4-5 और एग्जाम्पल देता हूं ताकि परीक्षा में आपका ये प्रश्न गलत ही नहीं हो। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल। आपने देखा बीच पे कुछ लोग जाते हैं धूप सेकने, तो वो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लगाते हैं ना सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगाना, अब ध्यान से देखना आप, यानी धूप की वो क्रीम लगाना, ये मान लो सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन लगाना वही है, चश्मा है, पर धूप धूप बॉडी पे क्रीम भी तो लगाते हैं ना, सनस्क्रीन भी लगाते हैं। तो सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। और सनस्क्रीन क्या क्यों लगाते हैं? धूप से बचने के लिए। तो सनस्क्रीन लगाने की आदत उनमें डालना, ये डिजायरेबल बिहेवियर है। यहां भी धूप से बचना है, तो उद्दीपक तेज धूप है यहां भी, तो तेज धूप उद्दीपक हट रहा है किससे? सनस्क्रीन लगाने से, चश्मा लगाने से, क्रीम लगाने से। तो ये तमाम चीज जुड़ तो रही हैं, लग तो रही हैं, लेकिन ये व्यवहार हैं, ये तो बार बार होंगे, ठीक है ना। लेकिन हट क्या रहा है? हट कष्टप्रद उद्दीपक रहा है, तेज धूप, इसलिए ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो हमने वहां पे उस वीडियो में गलत बताया था, आप उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो केवल वही वीडियो देख के ये वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर उनका लक है, मैं क्या करूं, ठीक है ना। इसलिए हमको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। वो मैंने क्या गलत बताया था आपको, हालांकि उसकी व्याख्या दूसरे तरीके से थी, पर उसका जवाब गलत क्यों था समझिए आप। हमने बोला था कि कभी आप अलार्म लगाते हो, ठीक है ना, अलार्म लगाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जैसे अलार्म बजता है तो हम उठ जाते हैं, ठीक है ना, और फिर बार बार ऐसा होता है तो फिर हम जल्दी उठने की आदत आ जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, एक तो था अलार्म, क्या था? अलार्म। और एक था गेटअप, उठना, जग जाना, उठना कर दें, ठीक है। अब हमको ये देखना होता है कि कष्टप्रद उद्दीपक हटता है कि जुड़ता है, ठीक है ना। और वांछित अनुक्रिया, उससे अगर हटता है तो पुनर्बलन होगा, तो वांछित अनुक्रिया बढ़ेगी। अगर कष्टप्रद उद्दीपक जुड़ता है तो फिर दंड हो जाएगा, तो वांछित अनुक्रिया, डिजायरेबल व्यवहार घट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दें, यहाँ पे बताएं कि उठना उद्दीपक है या अलार्म? जवाब है अलार्म। अलार्म क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है। और ये अलार्म कैसा उद्दीपक है? कान में अलार्म की आवाज संतोषप्रद है कि कष्टप्रद? जवाब है कष्टप्रद उद्दीपक है, अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, कष्टप्रद उद्दीपक है अलार्म, है ना। ओके, अब क्या होगा? पहले अलार्म को इंपोज किया गया, इंपोज किया ना, हमने लगाया है 4 बजे बजेगा साहब। तो पहले तो हमने उद्दीपक को प्रस्तुत कर दिया, अलार्म को प्रस्तुत कर दिया। उद्दीपक कैसा था? कष्टप्रद था ना। अब ये कष्टप्रद उद्दीपक जो हमें तकलीफ दे रहा है, ये कैसे हटे? हम उठ के उसको बंद करें, ठीक है। तो हम उठते हैं, उठना हमारा क्या है? उठना हमारा व्यवहार है, अनुक्रिया है। पहले व्यवहार होगा, अनुक्रिया होगी, ध्यान देंगे। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बाद में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बाद में परिणाम होंगे। तो हम उठे और उठने के बाद अलार्म बंद कर दिया। अब अलार्म बंद कर दिया तो बोलिए हमें राहत मिली, अच्छी राहत मिली ना, तो कष्टप्रद उद्दीपक हट गया। इसका मतलब ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। अब क्या होगा? अब बार बार ऐसा होगा तो क्या होगा? बार बार ऐसा होगा तो हम जल्दी उठना शुरू कर देंगे, अलार्म से पहले ही उठ जाएंगे, ताकि वो कष्टप्रद उद्दीपक हमें झेलना ही नहीं पड़े। तो बोलिए हमारा डिजायरेबल बिहेवियर था जल्दी उठना, वो हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी उठने की आदत बनी कि नहीं बनी? बनी। ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है, दंड का नहीं है। हमने वहां पे शायद सकारात्मक या कुछ ऐसा बोला होगा, तो उसको करेक्शन जरूर करना है आपको, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने आपको वहां भी दिया होगा शायद। गाड़ी, जब आप गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग शुरू करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो पता है सीट बेल्ट नहीं पहनते तो एक आवाज़ आती है ना, बीप की आवाज़, टों टों करके आवाज़ आती है, बीप 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 की आवाज़ आती है। तो बीप की आवाज़ इन इन बड़ी बड़ी कार कंपनीज ने ऐसे 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 थोड़ी डाला इसको। बीप की आवाज़ क्या है? बोलिए बीप की आवाज़ और एक सीट बेल्ट पहनना, ठीक है ना, एक बेल्ट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, एक तो व्यवहार है, एक उद्दीपक है। सीट बेल्ट पहनना बोलिए व्यवहार है कि उद्दीपक है? व्यवहार है साहब, अनुक्रिया है साहब। और बीप बीप की आवाज़ क्या है? उद्दीपक है साहब, उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है? कष्टप्रद है, बिल्कुल कष्टप्रद है। अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, कष्टप्रद उद्दीपक है। ये लगाया गया है, इंपोज किया गया है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बेल्ट नहीं बांधा हमने, तो पहले क्या हुआ?
पहले बीप बीप की आवाज हुई, यानी कष्टप्रद उद्दीपक हमारे सामने इंपोज्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इससे बचना है, तो इससे बचने के लिए हम वही यूं ही वाली कुछ बातें हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हमने सीट बेल्ट पहन लिया, सीट बेल्ट जैसे ही हमने पहना, बीप की आवाज क्या हो गई, बंद हो गई। तो बीप की आवाज बंद हुई, इसका मतलब कष्टप्रद उद्दीपक हट गया। इसका मतलब क्या हुआ, कष्टप्रद उद्दीपक हट गया, चला गया, हट गया और चला गया। तो बोलिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ये नकारात्मक है। चूंकि कष्टप्रद गया है इसलिए नकारात्मक पुनर्बलन है, दंडनीय है, ये ध्यान रखना। कष्टप्रद गया तो नकारात्मक पुनर्बलन है। क्यों गया, क्योंकि हमने पहले बेल्ट पहना, तो पहले व्यवहार हुआ, ठीक है ना। बेल्ट पहना तो वो चला गया, सीट बेल्ट जैसे हम पहन लेते हैं ये बंद हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम गाड़ी चलाएंगे फिर वो आवाज़ होगी, फिर सीट बेल्ट पहनेंगे, रुक जाएगी आवाज़। तो हमको लगेगा यार सीट बेल्ट पहनना तो सही है, ये तो अच्छा है। तो ऐसा करने से हमारा डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ जाएगा। और डिजायरेबल बिहेवियर या वांछित अनुक्रिया क्या है, सीट बेल्ट पहनना, वो व्यवहार है। तो हम सीट बेल्ट पहनना सीख गए। हमें सीट बेल्ट पहनना किसने सिखाया, नकारात्मक पुनर्बलन ने सिखाया, उस बीप की आवाज़ ने सिखाया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं नकारात्मक पुनर्बलन का, हो सकता है परीक्षा में आपको पूछे इनमें से कोई बात। कभी आपने देखा होगा दो रूममेट एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, दो बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब अक्सर उनमें झगड़ा होता है, फाइट होती है इस बात पे कि तुम सफाई नहीं करते, तुम सफाई नहीं करते, ठीक है। तो एक बच्चा क्या कहता है, एक बच्चा, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो होता है सफाई करना, क्लीनिंग, क्लीन द रूम, ठीक है, क्लीनिंग द रूम। और एक उनके बीच में फाइट होती है, झगड़ा होता है, ठीक है। आप बताएंगे मेरे को, फाइट व्यवहार है या उद्दीपक है, या साफ करना व्यवहार है या उद्दीपक है। देखो ये बहुत माइनर सा फर्क है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, फाइट या लड़ाई एक कष्टप्रद उद्दीपक है। क्या है, कष्टप्रद उद्दीपक। और साफ करना, आपको याद है ना, हम आपको एग्जांपल्स देते हैं वो स्किनर वाले, क्लीन योर रूम बिफोर यू वॉच टीवी, फिनिश योर वेजिटेबल बिफोर यू गेट डेजर्ट, याद है, सेम वही वाली बात है। यानी क्लीन करना एक व्यवहार है, और ये व्यवहार कैसे, डिजायरेबल व्यवहार है, बिहेवियर है। ये वो व्यवहार है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, ठीक है, उनको सिखा रहे हैं हम, सफाई करना उनको सिखा रहे हैं, तो ये एक व्यवहार है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं सीखेंगे व्यवहार, इसके लिए कष्टप्रद उद्दीपक पेश हुआ ना, लड़ाई करना या कोई डांटता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस लड़ाई से बचने के लिए एक बच्चा अपना रूम क्लीन कर लेता है। तो जैसे वो रूम क्लीन करता है तो क्या लड़ाई होगी, फाइट होगी, नहीं होगी। क्या उसको कोई डांटेगा, कोई नहीं डांटेगा। इसका मतलब डांटना और लड़ाई करना क्या था, कष्टप्रद उद्दीपक था जो कि हट गया। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो परीक्षा में कहीं पूछा गया था कि आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, ऑफिस जाते हैं, इवन मंडे को आप ऑफिस गए तो मंडे को क्या हुआ, ट्रैफिक जैम बहुत रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है। और ट्रैफिक जैम के कारण से आप लेट हो जाते हो। आप कोचिंग जाते हो, ठीक है ना, कोचिंग जाते हो तो रास्ते में या किसी एक पर्टिकुलर रोड से जाते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम बोलिए अच्छी बात है कि कष्टप्रद है, कष्टप्रद है, ये कष्टप्रद उद्दीपक है, ठीक है। अब आप क्या हो रहा है, एक दिन आप थोड़े जल्दी चले गए, जल्दी गए तो फिर आपको उतना ट्रैफिक जैम नहीं मिला, आप समय से पहुंच गए। तो आपका जल्दी घर से रवाना होना एक व्यवहार था। या फिर आपने कोई ऐसी रोड पकड़ ली जिस पर ट्रैफिक जैम नहीं मिला, वो आपका एक व्यवहार था, ठीक है। तो चूंकि इस व्यवहार से ये कष्टप्रद उद्दीपक हट गया, इसलिए ये व्यवहार आपने अडोप्ट कर लिया। जल्दी जाने का, जल्दी घर से रवाना होने का व्यवहार आपने अडोप्ट कर लिया, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। या दूसरी खाली रोड से जाने का व्यवहार आपने अडोप्ट कर लिया। तो आपको खाली रोड से जाना सिखाना या जल्दी घर से रवाना होना सिखाना इस पे डिपेंड है, इस कष्टप्रद उद्दीपक के हटने पे डिपेंड है। तो ट्रैफिक जैम कष्टप्रद उद्दीपक था जो हट गया, इसका मतलब हटा है तो नेगेटिव है, नकारात्मक है, और कष्टप्रद हटा है तो पुनर्बलन है, तो ये भी नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। तो याद रखिए, हमने नकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, याद रखना। ऐसा कोई एग्जाम्पल परीक्षा में आए कि तेज़ धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना, या गॉगल्स पहनना, चश्मा लगाना, या क्रीम लगाना, ये किसके एग्जाम्पल होंगे, तो आप बोलेंगे ये एग्जाम्पल होंगे नकारात्मक पुनर्बलन के, ठीक है। घर से जल्दी निकलना हो ट्रैफिक जैम से बचने के लिए, तो ट्रैफिक जैम नेगेटिव है, ठीक है ना, तो नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। इसी तरह से बीप की आवाज़ को से बचने के लिए सीट बेल्ट पहनना, ये क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन हो गया, ठीक है। इस तरीके से कभी ऐसा कोई प्रश्न आया कि ठंड ठंड लग रही है ना, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा पहनना, तो यहाँ पे गर्म कपड़ा तो ऐड हो रहा है, लेकिन हमने किसकी बात करी, ऐड क्या होना चाहिए, उद्दीपक। गर्म कपड़ा उद्दीपक नहीं है, गर्म कपड़ा पहनना तो एक व्यवहार है। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक ठंड है, जो कि तेज ठंड खराब है, उससे बचना है। इसका मतलब
तेज ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनना भी नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। पहले वाले उसको ध्यान रखना, उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो वापस देखिए, उसमें जो अलार्म वाला एग्जाम्पल है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, और अपने कोई दोस्त हैं तो उनको भी बताना ये बात, और इस पर आप कमेंट करना कि आपको ये बात कितनी समझ में आई। अब मैं चलता हूँ आज की माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 18 पे। चलिए साहब शुरू करें। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने लिया आकलन असेसमेंट एक अलग गतिविधि है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तीसरा ऑप्शन है केवल अंकों व ग्रेड्स के संबंध में किया जाना चाहिए। चौथा है वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। तो बोलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आकलन असेसमेंट क्या है, एक अलग गतिविधि है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, या केवल अंकों व ग्रेड्स के संबंध में किया जाना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। देखो, वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, पर वस्तुनिष्ठ पैटर्न के अलावा भी तो दूसरे पैटर्न होते हैं। आकलन में नहीं होते क्या, होते हैं। और पेपर पेंसिल टेस्ट के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है कि नहीं होता। अवलोकन से लेके पोर्टफोलियो तक पता नहीं क्या क्या होता है। इसका मतलब वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बेस्ट आंसर नहीं होगा। केवल अंक और ग्रेड्स दिए जाते हैं, ये बात ठीक है, पर केवल अंक और ग्रेड्स दिए जाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक अलग गतिविधि है, बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखना, आकलन या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही क्या है, एक भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तो पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है। मैंने आपको जो फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट की जो बातें बताई हैं, मेरे ख्याल से ध्यान होंगी आपको, ठीक है ना। तो इनसे आपके परीक्षा में 4, 5, 6 प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि आपके ये असेसमेंट मूल्यांकन वाला टॉपिक आपको पता है कि एक अकेला टॉपिक 20 से 25 नंबर का रीट में, सी टेट में आता है। और रीट में तो आपके आने वाला है, लैंग्वेज फर्स्ट में 4-5 प्रश्न आएंगे, सेकंड में 4-5 प्रश्न आएंगे। इस पर मैं और भी वीडियोज़ डालूंगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ध्यान दें, कौन सा कथन सत्य है, सही कथन कौन सा है। पहला है रचनात्मक आकलन कभी कभी योगात्मक आकलन हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी समेटिव असेसमेंट बन जाता है, और कभी इसके विपरीत, मतलब कभी समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट बन जाता है। मतलब रचनात्मक आकलन कभी योगात्मक बन जाता है, कभी योगात्मक रचनात्मक बन जाता है। इसका मतलब दोनों एक ही है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, रचनात्मक आकलन, ध्यान देना, रचनात्मक आकलन फॉर लर्निंग जो पढ़ाई के बीच में होता है वो का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का श्रेणीकरण करना है। श्रेणीकरण, इंग्लिश के शब्द इस तरह से हिंदी के शब्दों से बेहतर होते हैं, अगर ग्रेडिंग होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। ग्रेडिंग, श्रेणीकरण किसको बोलेंगे, ग्रेडिंग को बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम ग्रेडिंग करते हैं विद्यार्थियों की, जवाब है नहीं करते। समेटिव असेसमेंट से करते हैं, योगात्मक आकलन से करते हैं। तो दोनों बातें गलत होगी ना। देखो चौथा, देखो योगात्मक आकलन, यानी इस बार समेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। योगात्मक आकलन का अभिप्राय है कि आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बोलिए, योगात्मक आकलन का अभिप्राय है कि आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान देंगे, अगर योगात्मक शब्द नहीं होता, आकलन होता, ओके था। योगात्मक आकलन तो समेटिव असेसमेंट है, जो कब होता है, जो होता है एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, या एट द एंड ऑफ यूनिट। आपने सुना है ना, सत्र के अंत में या यूनिट पूरी होने के बाद योगात्मक आकलन किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, योगात्मक आकलन निरंतर नहीं चलता, वो तो एक टाइम पीरियड पे होता है, जजमेंटल होता है, ग्रेडिंग्स देता है, निर्णय सुनाता है। अगर इसकी जगह रचनात्मक आकलन होता, रचनात्मक आकलन निरंतर चलता है, तो ये राइट हो जाता। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार है, ये राइट आंसर है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार है, यानी ये कंटिन्यूस है, इसलिए विकास का सार ही तो प्रस्तुत कर रहा है। कितना समझ में आया, ये बताया तो विकास का सार हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार है। बात समझ में आई। सॉरी, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। फॉर लर्निंग जो बीच में होती है, दरमियान होती है, इसका कौन सा एक टूल नहीं है। टर्म टेस्ट, टर्म टेस्ट क्या होता है, टर्म टेस्ट वो होता है एक निश्चित अवधि के बाद परीक्षा ली जाए। क्विज, क्विज क्या होता है, बच्चों से क्लास में हम ऐसे बोलते हैं टीम ए टीम बी प्रश्नोत्तरी करते हैं। असाइनमेंट वर्क, असाइनमेंट वर्क कोई भी ऐसा काम जो क्लास में हमने उनको दे दिया, ये 4 चित्र बनाओ, इनके नाम लिखो, असाइनमेंट वर्क हो गया।
ठीक है। ओरल टेस्ट होगा मौखिक कार्य, मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं ना मोस्टली, जैसे क्विज में, क्विज ओरली होता है मोस्टली, ठीक है, पर रिटर्न भी हो सकता है। चलिए साहब, तो कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है, बोलिए। ओरल टेस्ट बिल्कुल ड्यूरिंग प्रोसेस हो रहा है, असाइनमेंट ड्यूरिंग हो रहा है, क्विज ड्यूरिंग हो रहा है, केवल अवधि परीक्षण या फिर टर्म टेस्ट या टर्म एग्जाम ऐसा कोई नाम आए तो ध्यान रखना, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ये रचनात्मक आकलन नहीं है, बल्कि टर्म टेस्ट क्या है, योगात्मक आकलन है, ये ऑफ लर्निंग है, यानी कितना सीखा, निश्चित समय के बाद वार्षिक परीक्षा ले ली हमने, तो टर्म टेस्ट याद रखना, इसका राइट आंसर है टर्म टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए, फिर ध्यान से, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, यानी फॉर लर्निंग नहीं है, ऑफ लर्निंग है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट कौन सा है, 3 इसमें आएंगे फॉर्मेटिव के, फॉर लर्निंग, और एक आएगा समेटिव ऑफ लर्निंग। परियोजना प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क बोलिए एक निश्चित अवधि के बाद हम बच्चों की जांच करने के लिए बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, ये तो चलता रहता है, बच्चे खुद ही करते हैं, तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, फॉर लर्निंग हो गया, रचनात्मक है। अवलोकन बिल्कुल फॉर लर्निंग है, रचनात्मक है। खुले अंत वाले प्रश्न, ध्यान देना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनमें बच्चा सोच के जवाब देता है, बच्चे की सृजनात्मक चीज़ें सामने आती हैं, वो खुले अंत वाले होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बंद उत्तर वाले होते हैं, ठीक है, बाकी खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो खुले अंत वाले प्रश्न बोलिए, योगात्मक है या रचनात्मक, जवाब है ये भी रचनात्मक है। तो योगात्मक क्या हुआ, योगात्मक का कार्य है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ग्रेडिंग्स देना, पास फेल करना, कौन सी रैंक आई क्लास में ये तय करना, ये सारे क्या हैं, योगात्मक के काम है। ये समेटिव असेसमेंट की बात है, ये ऑफ लर्निंग की बात है, बाकी सभी फॉर लर्निंग की बातें हैं। तो चौथे में राइट आंसर नंबर 3। अब है सवाल नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए, ये मैंने इसीलिए लिया है कि आपको एज लर्निंग, पीयर असेसमेंट, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए साहब, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देता है और कहता है कि उन पर आधारित अपने प्रोजेक्ट का आकलन करें। शिक्षक आकलन के कौन से तरीके का प्रयोग कर रहा है, 4 ऑप्शन हैं। पहला है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समकक्षी आकलन, पीयर असेसमेंट, तीसरा है स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, और चौथा योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। तो ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को, देखो ध्यान देंगे, शिक्षक भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, गाइड तो वही करता है, गोल सेट वही करता है, शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देता है, ठीक है, निर्देश देता है कुछ, है ना, आउटलाइंस देता है, और ये कहता है कि अपने प्रोजेक्ट का आकलन करें। किसका प्रोजेक्ट है, अपना, यानी बच्चे का खुद का प्रोजेक्ट है, और आकलन कौन कर रहा है, खुद ही कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, बोले क्या आएगा, अब वही वाली बात है, अगर एज लर्निंग होता तो इसका आंसर क्या आता, असेसमेंट एज लर्निंग आता, लेकिन एज लर्निंग ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एज लर्निंग ऑप्शंस में नहीं है तो फिर 2 चीज़ें बचती हैं, एज लर्निंग ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान देंगे, फिर क्या हुआ, हमने आपको बताया था, एक तो एज लर्निंग, एक पीयर असेसमेंट, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, जो कि राइट आंसर होगा। आप बोलेंगे साहब पीयर असेसमेंट भी तो सेल्फ असेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पीयर असेसमेंट और एज लर्निंग में क्या फ़र्क हुआ, इसमें तो एक बच्चा दूसरे का करता है, और यहाँ साफ दिया है अपना खुद का ही कर रहा है, इसका मतलब ये एज लर्निंग है, पर एज लर्निंग चूंकि है नहीं, इसलिए सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, हालांकि पीयर असेसमेंट भी सेल्फ असेसमेंट में शामिल है, होता है, लेकिन दोनों में एक माइनर फर्क है जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब फॉर्मेटिव भी इसमें, आप बोलेंगे साहब फॉर लर्निंग भी है, बिल्कुल है। अगर परीक्षा में सेल्फ असेसमेंट नहीं होता, पीयर असेसमेंट नहीं होता, केवल समेटिव और फॉर्मेटिव 2 होते, तो बोलिए कौन सा करते, फिर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते। बात समझ में आ गई आपको, ओके। यहाँ जवाब होगा स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, खुद का ही कर रहा है, ओके। 6 नंबर का प्रश्न, और ये बहुत शानदार चीज़ है 6 नंबर वाली, जो आपको बतानी थी मेरे को, ध्यान देंगे आप। एक्चुअली चलिए पहले प्रश्न पढ़िए फिर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि साहब आकलन के किस प्रकार में एक छात्र की उपलब्धियों की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, सुना है ये, कितनी बार पूछा जाता है परीक्षा में, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। दूसरा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। तीसरा एब्सेटिव टेस्ट, ये नया टर्म है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। चौथा डायग्नोस्टिक टेस्ट, बहुत ही खास बात।
किस प्रकार में छात्रों की उपलब्धियों की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। तो देखो क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से समझना इसको। स्पेशली यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है जिसके लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। ओके, आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक तो होता है NRT, ठीक है, ये है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। दूसरा होता है CRT, ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। आप बोलेंगे साहब हिंदी में बताओ, तो हिंदी में कभी समझ में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और हिंदी में तो गलत भी इतनी बार आया परीक्षाओं में। आपको पता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कभी आपने सुना होगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। क्या बोलते हैं? मानदंड संदर्भित परीक्षण। कभी बोल देते हैं मापदंड संदर्भित परीक्षण, कभी बोल देते हैं आदर्श संदर्भित परीक्षण, कभी बोलते थे कसौटी संदर्भित परीक्षण। और दोनों के लिए शब्द बोलते हैं, जैसे आपको याद है ना, जेंडर और सेक्स दोनों के लिए लिंग बोलते हैं हिंदी में। तो सेम वही वाली बात है, इसलिए कोई मतलब नहीं है हिंदी वाले शब्द का, इंग्लिश वाला शब्द याद रखना आप, ठीक है। लेकिन कैसे क्लियर हो गए? केवल एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक तो दो दो प्रकार की परीक्षाएं हम देते हैं, जैसे आप अभी रीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, IAS का दे रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, 10th बोर्ड का बच्चा एग्जाम दे रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली दे रहा है। तो क्या होता है, एक तो वो एग्जाम होते हैं जिसमें एक निश्चित स्टैंडर्ड होता है, उसको पास करना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे जैसे आप मेडिकल में एडमिशन के लिए बच्चा परीक्षा दे रहा है ना, ठीक है, या IAS के लिए परीक्षा दे रहा है, या आप रीट का दे रहे हैं, तो एक कंपटीशन है। इसमें क्या सीटें फिक्स है। मान लो 500 सीटें, कितनी सीटें? 500 सीट्स हैं, और 5 लाख लोग बैठे हैं, तो कितने लोगों को लेंगे? पहले 500 को लेंगे, लेंगे ना, पहले 500 को, पहले 500 को लेंगे। इसका मतलब उनमें आपस में रैंक डिसाइड होगी और बच्चों की आपस में तुलना करेंगे। ऊपर वाले 500 ले लेंगे, कोई जरूरी तो नहीं है कि सब 70% पे सिलेक्शन होगा, 80% पे होगा, 90% पे होगा, 50% पे, कितने परसेंट पे भी हो सकता है ना। आपस में क्या होगी? उनकी तुलना होगी बच्चों की, और रैंक निर्धारित होगी। आपस में जहां तुलना होती है, रैंक निर्धारित होती है, उसको बोलते हैं NRT। उसको क्या बोलते हैं? NRT। उसको बोलते हैं संदर्भ, सॉरी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानदंड संदर्भित परीक्षण, या फिर मापदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल NRT CRT दो शब्द याद रखने हैं। कभी आपने ऐसा प्रश्न पढ़ा है जिसमें लिखा होता है एक नेशनल ग्रुप, एक राष्ट्रीय समूह में एक बच्चे, राष्ट्रीय समूह क्यों बोलते हैं इसको? IAS के जो एग्जाम देते हैं, पूरी इंडिया के बच्चे देते हैं, तो एक ग्रुप बन गया ना उनका, ठीक है। या कई बार आपने सुना होगा कि ये एक डेमोग्राफिक असेसमेंट है। डेमोग्राफिक एक शब्द है, डेमोग्राफिक का मतलब जहां कुछ ग्रुप्स बनते हैं। जैसे ग्रुप कोई भी बन सकता है, एजुकेशनल ग्रुप बन सकते हैं, एज के ग्रुप भी बन सकते हैं। जैसे SI की एग्जाम है, तो उसमें एज के ग्रुप बनते हैं साहब, 22 से लेकर 25 साल तक, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, 22 से लेकर 25 साल तक के बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। तो एज ग्रुप बना कि नहीं बना? ठीक है। कुछ फीमेल के जैसे ऐसी पोस्ट केवल लड़कियां दे सकती हैं, तो ग्रुप बना ना। ये किसी भी तरह के ग्रुप हैं, उन समूह को हम नेशनल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्लेस ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होगा? इनमें आपस में कंपैरिजन करके रैंक निकालेंगे, और जितनी सीट फिक्स है उतने लोगों का तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी अपने घर जाइए। इसको बोलते हैं NRT। इसको क्या बोलते हैं? NRT। और CRT क्या है? CRT में सीट फिक्स नहीं है। CRT में क्या है? सीट फिक्स नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड फिक्स है। स्टैंडर्ड का मतलब इतने नंबर लाने वाले पास हैं। जैसे 10वीं में, अब 10वीं बोर्ड की एग्जाम होती है, जो भी 33% मार्क्स लेके आता है ना, जैसे CC से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 33% नंबर लाएगा वो पास है, और जिसके 33% मार्क्स नहीं वो फेल है 10th में। तो CBSE में मान लो कितने लाख लोग बच्चे बैठते हैं, तो जो हो सकता है कितने कितने पास हो जाए, हो सकता है कितने फेल हो जाए। तो एक निश्चित सेट पैटर्न हो गया ना, स्टैंडर्ड हो गया ना, एक बैरियर लाइन हो गई साहब, ठीक है। उसको क्रॉस करना है, एक बेंचमार्क है एक तरीके से, उसको क्रॉस करना है। तो वो सारे पास हैं, उसके नीचे रह गए सारे फेल हैं। तो इसमें रैंक नहीं होगी, इसमें आपस में तुलना नहीं होगी। जैसे CTET, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरी ऑफलाइन क्लासेस में, CRT को याद रखने के लिए CTET याद रखना। CTET में क्या होता है? CTET में जो भी 60% ले आएगा वो क्वालिफाई है ना, आपस में रैंक नहीं निकालते। और केवल CTET पास करने से नौकरी भी नहीं मिलती ना। लेकिन जब थर्ड ग्रेड की एग्जाम अपने यहाँ पे लगती है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अपने यहाँ पे लगती है, या KV की एग्जाम वहाँ पे लगती है, DSSS की एग्जाम लगती है, तो वो NRT है, क्योंकि उसमें आपस में तुलना होगी, रैंक निर्धारित होगी। तो जहाँ पर रैंक निर्धारित होगी वो तो हो जाएगा NRT। और जहाँ पे केवल केवल पास मार्क्स निर्धारित करते हैं या क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं, हालांकि इसमें ये मास्टरी ओरिएंटेड होता है, ऐसा नहीं है, यानी इतना तो आना ही चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए, ठीक है ना। तो वो CRT हो गया। तो याद रखना, CTET CRT है, जिसमें क्वालिफाई है, जिसमें स्क्रीनिंग है, जिसमें एक स्टैंडर्ड को पास करना होता है, इसमें औरों से तुलना नहीं होती, ठीक है। और जहाँ औरों से तुलना होती है, कंपटीशन एग्जाम है,
वो क्या होगा, वो एनआरटी होगा। ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेरे ख्याल से आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, अब इस सवाल पे आइए। एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है, एप्सेटिव टेस्ट। ठीक है, एप्सेटिव टेस्ट क्या होता है? एप्सेटिव टेस्ट वो होता है जिसमें एक बच्चे ने अभी इस एग्जाम में इतने मार्क्स अचीव किए, ठीक है ना, 70% अचीव किए, 70% अचीव किए साहब, तो हम पता करते हैं कि इससे पहले उसने कितने अचीव किए, पता लगा 50%, उससे पहले 40%। तो एक ही बच्चे की अगर हम तुलना करें तो उसको बोलते हैं एप्सेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? एप्सेटिव टेस्ट। देखो एनआरटी सीआरटी बता रहा था, तो मैं एक बात आपको बताऊं, ये इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए महत्वपूर्ण, आप याद करें, आपने दो विधियां जरूर पढ़ी हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो विधियां पढ़ी है ना वहाँ पे उनकी सीडीपी में। एक तो आपने पढ़ा है अनुदैर्ध्य विधि, याद है आपको कितनी बार प्रश्न आया परीक्षा में? अनुदैर्ध्य विधि। एक आपने पढ़ी अनुप्रस्थ काट विधि, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अनुप्रस्थ काट विधि। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, पता नहीं क्या है अनुदैर्ध्य, क्या है अनुप्रस्थ काट, लेकिन इंग्लिश का वर्ड देखते ही एक झटके में हम कर देते हैं। अनुदैर्ध्य विधि को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड बोलते हैं। और अनुप्रस्थ काट विधि को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनड मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनड मेथड। तो दो शब्द आप देखिए, कहाँ तो इंग्लिश वाला कहाँ हिंदी वाला, कितना आसान है। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड अनु वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल जिसमें एक ही बालक का या एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करें, ठीक है ना, कई वर्षों तक, कई दिनों तक एक का ही अध्ययन करें, तो लंबे अवधि तक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। और एक ही समय पर ध्यान रखें, एक ही समय पर अलग अलग समूह का अध्ययन करके आपस में तुलना करें, या एक ही समय पर अलग अलग बालकों का अध्ययन करें, तो बोले क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस सेक्शन हुआ ना। तो क्रॉस सेक्शन है अलग अलग समूह का एक ही समय पर अध्ययन करना, अलग अलग बालकों का एक ही समय पर अध्ययन करना। और लॉन्गिट्यूडिनल मेथड वो है जिसमें एक ही बालक या एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना। क्लियर हुई? अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल है और अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनड है। इंग्लिश के वर्ड्स हो गए ना काम के, तो वही वाली बात यहां पे है। ठीक है ना, तो मानदंड संदर्भित आदर संदर्भित के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, सीआरटी और एनआरटी देखना है। फिर बता दूं आपको मैं, सीआरटी सीटेट याद रख लेना, सीआरटी वो जिसमें क्वालिफाई करते हैं, दूसरों से तुलना नहीं करते, और एनआरटी में दूसरों से तुलना करते हैं। वो कैसे भी समूह हो सकते हैं, राष्ट्रीय समूह हो सकते हैं, ठीक है ना, जेंडर समूह हो सकते हैं, एजुकेशनल समूह हो सकते हैं, और कोई डेमोग्राफिक चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अब देखिए आप, आकलन के किस प्रकार में छात्र की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। यानी उसी एक छात्र की अलग अलग एग्जाम में तुलना की जाए तो फिर तो एब्सेटिव टेस्ट हो जाता। अन्य छात्रों से की जाती है, इसका मतलब इसमें रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की बात है। ठीक है, तो बोलिए ये एनआरटी होगा कि सीआरटी? मैंने अपनी बुक में भी दिया एनआरटी सीआरटी, ठीक है ना। आप में से बहुत से बुक लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी नई वाली बुक ली नहीं है। मैं कहता हूँ अब भी समय है, बुक ले लें आप, जरूरी है, काम की है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो दूसरों से तुलना की जाएगी, रैंक वाली बात, तो बोलिए रैंक वाली बात सीआरटी है कि एनआरटी? जवाब है एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है ना, सीआरटी में एक निश्चित स्टैंडर्ड पास करना है, सीटेट है। एब्सेटिव में एक ही छात्र की अलग अलग परीक्षाओं में तुलना है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, पता है डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्री टेस्ट भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, क्योंकि डायग्नोस्टिक क्या होता है? पहले होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कहाँ कमी है, बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसका पता करना। ओके, अब है आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7। ये मैंने पहले भी शायद कहीं दिया था, फिर भी महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। मैं आपको बता दूं, फिर मैं सीसी पे मूल्यांकन पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब बीच में गैप मेरा जो भी रहता है वो मेरा मन है, पता नहीं कब मेरा मन करता है, पता नहीं कब नहीं करता। हालांकि मुझे बहुत ख्याल रहता है आपका, जब मैं बहुत बेचैन रहता हूँ वीडियोज़ नहीं डालता तो, और पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, और पता नहीं कब होगा, कैसे होता है, क्यों होता है। पर जितनी भी कोशिश मेरी रहेगी, मैं दूंगा, सब कुछ फ्री है ना, इस रीट के एग्ज़ाम तक किसी से कोई चार्ज, किसी टेस्ट सीरीज़ के कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना अपना। तो ये बस संतोष रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, और करूँगा मैं, ठीक है ना, और अच्छा ही होगा, चिंता मत करें आप, चिंता नहीं करें। ओके, पर जब होगा तब होगा, मुझे नहीं पता। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था आपको, ये पहले भी दिया था हमने, तो सारे वीडियोज़ आप देखना, ठीक है, और पॉजिटिव रह के पढ़ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, देखो ये शब्दों के सारे खेल हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसके अलावा समर्थित किया जाता है? तो एक तो मैं अक्सर यहाँ पे बोलता हूँ, सीसी में देखो पहला शब्द है सी, जिसका अर्थ है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस क्या है ये पूछा जाएगा परीक्षा में आपसे, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, पर वो जो पूछ रहा है ना उसका आंसर हमको देना है।
तो सतत, सतत क्या है? सतत है जब लगातार चले तो सतत है साहब, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शब्द आएगा इससे में कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब है कि सभी पक्षों को शामिल कर लें, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात नहीं करें, वो व्यापक है। तो ये वाला सवाल कुछ इसी तरीके का है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द निम्नलिखित के अलावा समर्थित किया जाता है। निम्नलिखित के अलावा यानी अपन जो उत्तर देंगे ना उसके अलावा समर्थित है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 4 में से 1 वो व्यापक शब्द की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, बाकी 3 बैठेंगे। ओके, पहला देखो बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बोलता है? बुद्धि का संबंध केवल संज्ञानात्मक क्षमता से, एनालिटिक वो रीजनिंग और वो दिमाग वाली चीज़ों से है, या फिर बहुआयामी है? बहुआयामी है साहब, क्योंकि उन्होंने बोला ना काइनेस्थेटिक भी है, शरीर की गतियों वाली, नाचने वाली भी बुद्धि है, ठीक है, पायलट वाली भी बुद्धि है, स्पेशियल वाली भी बुद्धि है, म्यूजिक वाली भी बुद्धि है, बोला। तो बहुत से एस्पेक्ट बता दिए, एक एस्पेक्ट नहीं बताया, इसका मतलब बहुत से एस्पेक्ट बताए हैं। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत व्यापक शब्द का समर्थन करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है साहब। चौथा देखो, ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म नहीं है, थर्स्टन है। ये क्या है? थर्स्टन। थर्स्टन, थर्स्टन की पी इमेज जानते हैं ना सब लोग, 7 मेन एबिलिटीज बताई थी उन्होंने। तो थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी साहब। तो बोले 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई, तो बुद्धि का केवल एक पक्ष देखा या सभी पक्ष देखे? सभी देखे। इसका मतलब थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी क्या है? व्यापक शब्द का समर्थन करता है। गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल पता है ना, 180 तत्व बताए थे, 120, और वो भी ध्यान रखना आप, उसमें ओसीपी चीज़ है, ओसीपी। तो उसमें बहुत से तत्व हैं, इसका मतलब बहुत से आयाम है ना। इसमें विजुअल है, विजुअल स्पेशियल है, इसमें सारी चीज़ें, अर्थमेटिक है, न्यूमेरिकल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, सब कुछ है। तो सभी आयाम है, इसका मतलब व्यापक है। लेकिन सूचना प्रक्रमण सिद्धांत इसका आंसर होगा, क्योंकि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत हैं जो केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात करते हैं, दूसरी चीज़ों की बात नहीं करते। इसलिए व्यापक शब्द का ये समर्थन नहीं करता सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत कौन से, मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो पिछला वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं वो बच्चे तुरंत उसको देख लेना, और उसको क्या, सभी को देख लेना। ओके, तो इस तरह से 7वां सवाल अपना राइट आंसर हो गया, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ओके, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आज 7 ही सवाल लिए हमने, 7 ही प्रश्न लिए, यहाँ पे एंड हो गया। तो पहला प्रश्न था अपना आकलन क्या है? तो इसका जवाब था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ओके, दूसरा सवाल था कौन सा सत्य है? तो ध्यान रखना, इसमें पहला था ये आपस में बदल सकते हैं, नहीं। दूसरा था रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का ग्रेडिंग देना है। रचनात्मक का ग्रेडिंग देना नहीं होता, योगात्मक का ग्रेडिंग देना होता है। तीसरा था रचनात्मक समय समय पर, ये इसका राइट आंसर था, नंबर 3। चौथा था योगात्मक आकलन निरंतर, नहीं, योगात्मक निरंतर नहीं है, रचनात्मक निरंतर है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट था। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल था रचनात्मक आकलन से संबंधित, तो ओरल भी है, असाइनमेंट भी है, क्विज भी है, टर्म टेस्ट नहीं है, क्योंकि टर्म टेस्ट किससे संबंधित है? योगात्मक से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न था अपना, चौथा प्रश्न था, ध्यान दें, सॉरी, चौथा था कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो परियोजना, अवलोकन, खुले अंत वाले प्रश्न तीनों रचनात्मक हैं। योग्यता क्रम देना, ग्रेडिंग देना तो योगात्मक है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से ऐसे कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है, कि सर आपकी वीडियोस बहुत लंबे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि बहुत छोटे करके तुम अगर परीक्षा में नहीं कर पाओ वो ज़्यादा बेहतर है, या बहुत लंबे करके बेहतर कर पाओ परीक्षा में वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे बहुत फील होता है ऐसे लोगों की बात सुन के। लंबे हैं तो लंबे हैं तो क्या हुआ, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए लंबे बना रहा हूँ, मैं कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं कर रहा। ओके, चलिए, एक और बात है, मैं एड वेड भी इसमें बंद करने वाला हूँ, ठीक है ना, ये भी सब बंद हो जाएंगे, और कुछ कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए, जब भी हमारा वीडियो आए उसको देखते रहिए। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मानदंड देता है, खुद का आकलन खुद ही करें तो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न था आकलन के किस प्रकार में छात्र की तुलना दूसरे छात्रों से की जाती है? ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये है आपका एनआरटी, इसका राइट आंसर है एनआरटी, ठीक है। और आखिरी और 7वां प्रश्न था कि कौन सा सिद्धांत व्यापक शब्द का समर्थन नहीं करता? तो बाकी सभी करते हैं, केवल सूचना प्रक्रमण सिद्धांत नहीं करता। एक सिद्धांत नहीं है, सूचना प्रक्रमण में बहुत से सिद्धांत हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं पुराने टाइम पे। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।